साथियों को और पूज्य भक्तगण को मैं अपना प्रणाम करता हूँ। बात को बहुत सही ट्रैक पे साथी हाशमी ने ला दिया है कि बहुत दीक्षा दिवस पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम जो समझते हैं कि दुनिया के स्तर पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को नहीं, बौद्ध धम्म और धर्म में मैं जो अंतर समझता हूं कि धर्म एक ठहरा हुआ गंदा तालाब का पानी है और धम्म निरंतर बहने वाला एक निर्मल जल है जिसमें वैज्ञानिकता है, तार्किकता है, बौद्धिकता है, ये सारी चीजें, यही धम्म है। और इसीलिए और इसका एक और आधार है जो भारतीय संविधान निर्मित हुआ जिसमें धर्म की, उपासना की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, उसका एक व्यवहारिक प्रयोग बाबा साहब ने खुद करके भारत के दबे कुचले वंचित लोगों को जिनकी आवाज नहीं थी उनको आवाज देने का भी एक प्रमाणिक प्रयोग किया अपने बनाए संविधान में दिए अधिकारों के द्वारा। दूसरी बात ये थी है आज भी हम लोगों को याद है कि जब ये निर्भया का कांड हुआ दिल्ली में दिसंबर महीने में और पूरे देश में लहर चल पड़ी, एक ऑर्गेनाइज संस्था ने उसके पीछे खड़ा होकर पूरे देश में एक माहौल बनाया। उसके बाद हरियाणा का एक गांव है भगाड़ा, वहां के दलित परिवार की 4 बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और 1.5 साल वो लोग जंतर मंतर जो दिल्ली में विरोध करने वाली जगह है वहां अपने न्याय के लिए उन बलात्कारियों की गिरफ्तारी के लिए वो लोग आंदोलन करते रहे। और उन्होंने जो अगला कदम उठाया उसको मैं ये बहुत दीक्षा से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बाबा साहब का भी एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। और ये विद्रोह है, जब आप धम्म की दीक्षा लेते हैं तो आप विद्रोह करते हैं उस बनी बनाई सारी पुरातन प्रथाओं से कि हम उसको त्याग रहे हैं। ये एक ताकत है और इसी ताकत को बाबा साहब ने बौद्ध दीक्षा लेके दिया है। और इसका एक आधार जो सबसे जरूरी आधार है वो तर्क है। और दुनिया का कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो एक स्वस्थ और विश्वसनीय तर्क के साथ समाज में खुले रूप से वातावरण बनाए, भयमुक्त वातावरण बनाए कि वो बातचीत की जा सके। जो यथास्थितिवादी, जो और तरह के लोग हैं जिन्होंने पूरे समाज पे अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके लोगों को डराते धमकाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप तर्क करें। इसलिए मित्रों, आज जो परिस्थितियां हैं देश में उसको हमें बहुत संजीदगी के साथ बौद्ध दीक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी में प्रमुख रूप से हम लोग बाबा साहब के विचारों पे विमर्श कर रहे हैं। बौद्ध धम्म के यहाँ आचार्यगण बैठे हैं, वो ज्यादा इस पर विस्तार से बात करेंगे। हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने की समझ से आपसे बात करेंगे कि बाबा साहब ने खुद जिन चीजों को बनाया, जिन सवालों को उठाया, आज उस पर न तर्क है न बहस है। हम भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जयंतियों को मनाने तक एक परंपरागत रिचुअल करने के कार्यक्रमों में फंस चुके हैं। जबकि हमारा मानना है, जो हमारे साथी ओवैस हाशमी कह रहे थे, कि एक दौर था कि इन जयंतियों के मनाने के कितने संघर्ष हुए। और आज भी आप देखिए इसी देश में लाखों की संख्या में देवी देवता और अन्य महापुरुषों की मूर्तियां खड़ी हैं, लेकिन आए दिन भारत के अंदर बाबा साहब के साथ रोज घटनाएं होती हैं कि किसी दिन उनका हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी दिन उनकी गर्दन तोड़ दी जाती है,
यानी आज भी वो विद्रोह की ज्वाला उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बाबा साहब एक विद्रोह के प्रतीक है, लेकिन आप उनको उनके बनाए हथकंडों से पूजा पाठ जयंतियों में जिस तरह के कार्यक्रमों को हम लेते हैं, हमें ये चाहिए। और बहुत सारी, मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग करते हैं उन जयंतियों में बाबा साहब के बारे में जो एकदम मनगढ़ंत है। कोई उनके जीवन से, उनके साहित्य से, उनके लेखन से, उनके जीवन में किए गए कार्यों से उन चीजों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक प्रवाह चल चुका है कि उस मनगढ़ंत बातों को हम लोग कथा कहानी के रूप में कहते रहते हैं। ये गाने वालों को, गीत गाने वालों को तो थोड़ी छूट रहती है कि वो रूपक में, अलंकार में, छंद में कुछ चीजें जोड़ लें, लेकिन जब वो बहुत प्रामाणिक हैं। आज भी अभी तक बाबा साहब के जो संपूर्ण पाठमंगे हैं उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन लगातार अभी एक पिंगले करके कोई मराठी है, उसने अंबेडकर महासभा में ही उसका विमोचन किया गया उस पुस्तक का, जो आप जैसे लोगों के संघर्ष से वो अंबेडकर महासभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के एकदम सामने सुरक्षित बची हुई है। वहां वो एक किताब लिखा है, एक मराठी पत्रकार है, और उसमें बहुत सारी बातें थाट ऑफ पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें जो मुस्लिम विरोधी हैं उनको लाके घुसाया गया है, और अनेक तरह की चीजें अब वो नई नई पुस्तकों से। लेकिन अभी बाबा साहब का संपूर्ण पाठमंगे बचा हुआ है। तो मैं बहुत छोटी बात करूंगा कि साहब आपसे लंबी बातचीत करेंगे। मैं तर्क और की बात करते हुए कि आज जब हम लोग जहां खड़े हैं और बाबा साहब को अगर मानते हैं, तो बाबा साहब ने शिक्षा, चिकित्सा, जमीनों के राष्ट्रीयकरण की बात की। राज्य और अल्पसंख्यक नाम की जो उनकी पुस्तिका है, और जो उन्होंने खुद अनुसूचित जात जनजाति परिसंघ की तरफ से भारत की संविधान सभा को जो एक ज्ञापन दिया था, एक मसौदा दिया था कि ये संविधान में शामिल किया जाए, जो शामिल नहीं किया गया। जो उनके दिल का मसौदा था, उसमें जो उनके दिमाग का मसौदा था, उसमें वो बातें लिखे थे कि देश के कल कारखानों का, देश के बैंकों का, देश की जमीनों का, देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और जितना हो सका, जितना हम सब ने उनका सहयोग दिया, उन बातों को उन्होंने इस संविधान में रखवा पाए जितनी उनकी ताकत थी, क्योंकि संविधान सभा इस तरह के निर्वाचित लोगों से नहीं बनी थी। राजे रजवाड़ों, जमींदारों, तालुकेदारों से बनी हुई संविधान सभा थी। लेकिन आज जब हम लोग सोचते हैं तो ये बात सोच के डर लगता है अंदर से कि वो शायद राजे रजवाड़े तालुकेदार भी आज की जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनसे ज्यादा प्रगतिशील और सुधरे हुए लोग थे, उदारवादी लोग थे। नहीं तो इनको मौका मिलता तो ये क्या क्या करते और क्या क्या कर रहे हैं। उन्हीं बातों को कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जब देश में नंगा नाच हो रहा हो अंध राष्ट्रभक्ति का, तो आप सबको, आप जो नौजवान साथी हैं और ये सब प्रबुद्ध साथी तो रोज टकराते हैं, बहस करते हैं, आप हमसे पूछिए कि आखिर जिन चीजों को यह कह के, जिन खदानों को आपने ये कह के कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, जिस रेल को आपने ये कह के कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, जिस हवाई जहाज को आपने ये कह के कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, और उस राष्ट्र की संपत्ति में यहाँ ठेला चलाने वाले का, जूता सीने वाले का और बड़े इनकम टैक्स देने वाले का भी पैसा लगा हुआ है, उसमें हम सब की हिस्सेदारी है। और तुम राष्ट्र की बात करते हो तो किस बिना पर तुमको ये अधिकार मिला है और किस बात के लिए तुम राफेल खरीद रहे हो? आखिर जब ये सब चीजें बेच दोगे तो किस चीज की तुम रक्षा करोगे? वो क्या चीजें होंगी जिससे हम देश और राष्ट्र की बात करेंगे जब ये सारी राष्ट्र की संपत्तियां बेच दी जाएंगी निजी हाथों में? जो टाटा पहले हवाई जहाज उड़ाता था, जब देश बनाने का काम था, ये रेल भी टाटा चलाता था,
लेकिन ये जब देश बनाने का काम था कि पूरे देश में रेल बिछाई जाए, तो ये सब लोगों ने हाथ खींच लिया और आज वही टाटा उस एयर इंडिया को खरीद रहा है, आज वही टाटा रेलवे स्टेशनों को खरीद रहा है। जब हमारे आपके प्रत्यक्ष कर से कुछ अप्रत्यक्ष कर देते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कर देते हैं, उन करों के भुगतान से जब हमने ये देश बनाया जिसपे हमारा आपका हक होना चाहिए, जब हम उसको पाने लायक हुए, जब हम उसका उपभोग करने लायक हुए, तो वो फिर निजी हाथों में बेचा जा रहा है। तो ये तर्क की कसौटी होनी चाहिए, ये बहस का मुद्दा होना चाहिए समाज में, ये छात्रों नौजवानों के बीच बहस का मुद्दा होना चाहिए कि हमारी शिक्षा क्यों महंगी हो रही है, हमारी चिकित्सा क्यों महंगी हो रही है, हमें यातायात के साधन क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हमें बेहतर रिसर्च के अनुसंधान क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों पर बहस करना एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने का, एक तर्कशील अम्बेडकरवादी होने का गुण है। बाकी आप किससे कहानियां कहें, ये अम्बेडकरवाद नहीं है। ये अम्बेडकरवाद को आप भ्रमित कर रहे हैं जो वो लोग चाहते हैं। कुछ साल तक ही काम कर दूं, सारे जहां की खुशी तेरे नाम कर दूं।